हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 275 पे दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता। अनीता ने है ना नीता को गुड्स सेल किया, तो इसकी एक जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। इसकी एक जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। अनीता के लिए गुड्स सेल करना मतलब उसके लिए इनकम हुई। तो यहाँ पे हम जब भी गुड्स सोल्ड की बात आती है, सोल्ड गुड्स, तो हम है ना सेल्स एंड परचेसेस वर्ड यूज करते हैं। तो अनीता की बुक में तो सेल्स वर्ड करके आएगा, सेल्स करके हम यूज करेंगे क्योंकि अनीता ने सेल किया है एंड नीता ने परचेस किया है, इसलिए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्रीज के टाइम पे परचेसेस करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अनीता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करेगी। यहाँ पे अनीता के लिए ये जो नीता है वो डेटर है, तो अनीता का डेटर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो रिकॉर्ड करने वाली है नीतास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स उसके लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट करेगी। इनकम को क्रेडिट किया जाता है तो टू इनकम करके वो लिखेगी। नीता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेगी, तो परचेसेस उसके लिए एक्सपेंडिचर हुआ, इसलिए वो परचेसेस को क्या करेगी, परचेसेस इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब परचेसेस अकाउंट को वो डेबिट करेगी एंड उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, उधार में उसने खरीदा है तो वो अनीता का नाम लिखेगी, क्रेडिटर का नाम टू अनीतास अकाउंट करके 33,500 का मई 2013 को 8 मई 2019 को। उसके बाद में यहाँ पे ऑन द सेम डे, सेम तारीख को है ना अनीता ड्रॉज अ बिल। अनीता ने ना बिल ड्रॉ किया, तो सेकेंड जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ पे फ्रेम होने वाली है कि ऑन द सेम डे अनीता ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹22,500 का बिल ड्रॉ करेगी ऑन नीता के ऊपर फॉर 4 मंथ्स 4 महीने के लिए। तो यहाँ पर एक एंट्री बनने वाली है, तो यहाँ पर अनीता के लिए बिल रिसीवेबल होगा एंड नीता के लिए बिल्स पेबल होगा। तो अनीता अपने बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीतास अकाउंट करेगी और यहाँ पर नीता अपने बुक में क्या लिखेगी, नीता अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी अनीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये हम लोग वापस जर्नल एंट्री अच्छे से मतलब मैं ये आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि किस तरीके से हम फ्रेम करेंगे और किस तरीके से रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में 4 अप्रैल को अनीता ने क्या किया, बिल को सेंड कर दिया बैंक को, कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया। तो यहाँ पे बैंक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करना होगा, टू बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे हम क्योंकि बिल चला जाएगा हाथ से। और उसके बाद में इसकी कोई भी एंट्री है ना नीता की बुक में नहीं आने वाली। नीता को कोई लेना देना नहीं, नीता तो ड्यू डेट को जागेगी कि उसको पेमेंट देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहला जो 3 कंडीशंस दी हुई है, पहली कंडीशन में बिल इज ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो गया और ड्यू डेट को अनीता ने ना बैंक चार्जेस पे कर दिया। तो इसको लेके एंट्री फ्रेम होने वाली कि बैंक चार्जेस पे किया है, तो यहाँ पे 200 रुपया का बैंक चार्जेस डिडक्ट होने वाला है। फिर यहाँ पे बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट को डिसऑनर्ड होगा तो फिर क्या ट्रांजेक्शन है, एंड देन बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये तीनों भी कंडीशन को 1 बाय 1 हम जर्नल एंट्रीज इनकी तैयार करने वाले हैं। तो चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो मैं आप लोगों को पैटर्न बता देती हूँ, ट्रिक्स बता देती हूँ कि कैसे आप जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करोगे। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि कितने एंट्रीज यहाँ पे फ्रेम होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको 1 एंट्री, एक एंट्री देने वाला है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट ऑन द सेम डे अनीता ने बिल ड्रॉ किया, तो इसकी आपको सेकंड एंट्री इससे फ्रेम होने वाली है। एंड जो थर्ड एंट्री है वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को लेकर फ्रेम होने वाली है। तो 3 एंट्रीज यहाँ पे हो गई और उसके बाद में 1 बाय 1 ये जो डिसऑनर्ड के एंट्रीज है, ऑनर्ड की एंट्रीज है वो हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता की एंट्री हमको यहाँ पे लिखनी है। तो ये एंट्री हमें कैसे फ्रेम करनी है, अनीता ने सेल किया मतलब अनीता ने गुड्स को सेल किया है, तो अनीता हो गई सेलर, अनीता है सेलर, इसने सेल किया। तो किसको सेल किया अनीता ने सेल किया है यहाँ पर नीता को अनीता ने सेल किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीता, ये है बायर। तो जो बायर होता है वो अनीता अपने बुक्स में उसको डेटर करके रिकॉर्ड करती है, एज अ डेटर होता है वो, मतलब यहाँ पे
सेलर के लिए वो डेटर होता है, बायर सेलर के लिए क्या होता है, डेटर होता है। एंड सेलर है जो वो बायर के लिए क्रेडिटर होता है, बायर के लिए क्रेडिटर होता है, और बायर सेलर के लिए डेटर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पर गुड सोल्ड है, गुड सोल्ड है, तो गुड सोल्ड के हिसाब से आपको सेल्स करके, अनीता के बुक में सेल्स वर्ड करके आने वाला है, सेल्स, और यहाँ पे नीता के बुक में हम परचेसेस वर्ड का यूज करने वाले हैं, गुड्स के बजाय हम परचेसेस वर्ड का यूज करने वाले हैं। फिर हमें क्या करना होगा, अनीता ने सेल किया नीता को, इसके लिए यहाँ पर सेल्स है इनकम, सेल्स क्या है अनीता के लिए, इनकम, सेल्स अनीता के लिए इनकम है, और परचेस नीता ने परचेस किया मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। अभी इनकम को हमें क्या करना होता है, जब भी इनकम है तो हम क्या करते हैं, जब इनकम इंक्रीज होती है, मतलब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, रूल के हिसाब से, जर्नल एंट्री रूल के हिसाब से, राइट। तो जब अभी एंट्री जब फ्रेम होगी तो मतलब है ना, हम किसको हमने सेल किया है, उस बंदे का नाम, तो बायर को, बायर कौन है, नीता, बायर कौन है, सेल किया किसको किया, नीता को किया है, तो नीता का नीता क्या है, अनीता के लिए डेटर है, डेटर क्या होता है, डेटर होता है एसेट, तो जब डेटर इंक्रीज होता है, डेटर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, डेटर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है, यहाँ पे अनीता क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि क्रेडिटर है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड डेटर है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसी के बेस पे हम एंट्री फ्रेम करेंगे। तो एंट्री जो हमारी फ्रेम होगी, नीता डेटर है इसीलिए नीतास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके हम अनीता की बुक में लिखेंगे, नीतास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके। और नीता के बुक में क्या आएगा, तो नीता के बुक में परचेसेस मतलब एक्सपेंसेस है तो डेबिट करना है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आपको क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, अनीता, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनीतास अकाउंट करके, इस तरीके से इसकी जो जर्नल एंट्री है वो फ्रेम होने वाली है। तो मैं हर बार आपको कुछ अलग ढंग से बता रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, 2019 8 मई को अपने बुक में जो अनीता है, ये ड्रॉवर है, ये सेलर है, राइट, तो ये सेलर है, ड्रॉवर है, तो अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी नीता का नाम, नीता इसका डेटर है, नीतास अकाउंट, नीतास अकाउंट, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी आपके लिए लिख देती हूँ, नीता कौन है, तो डेटर है, तो डेटर इंक्रीज होना मतलब हमको डेबिट करना होता है, तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जब भी सेल करता है, कोई माल बेचता है तो उसके लिए इनकम होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेटर रहेगा, फिर आपके हिसाब से फिर वो रूल है, आप जर्नल एंट्री का आपको माइंड में एक बराबर फिट रहेगा, इनकम इंक्रीज होती है तो हमको क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अमाउंट है वो कितना लिखेंगे, 33,500, यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो हमको 33,500 लिखना है, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम एंट्रीज फ्रेम करेंगे, 33,500 being goods sold on क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सेल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना होगा हमको, अब हम लिखेंगे किसके बुक में हमको लिखना है, यहाँ पर नीता की बुक में हम लिखेंगे, तो नीता की बुक में हम इसको क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर 2019 को नरेशन में तो हम वैसे लिखेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री के लिए क्या लिखेंगे, परचेसेस को हमको डेबिट करना होगा, क्योंकि परचेसेस अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, परचेसेस एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हमको करना है उसको, तो डेबिट, क्योंकि परचेसेस मतलब खर्चा करना है आपको, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इसके पीछे, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया,
टू यहाँ पर अनीताज अकाउंट, अनीताज अकाउंट। तो अनीता कौन है? तो अनीता है क्रेडिटर। अनीता कौन है? क्रेडिटर है इसके लिए। तो इसको क्रेडिटर जब भी इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 33,500। नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद में जो सेकेंड एंट्री है वो जो उसका बिल का अमाउंट वाला, हमको ये सेल का तो हो गया, सेल परचेस वाली बात हो गई, लेकिन अब आगे है ना इसमें से है ना बिल को तैयार की बात खाली हम सीख रहे हैं कि बिल कितने का ड्रॉ हुआ, कितने का बिल तैयार किया। तो अनीता है, इसने बिल ड्रॉ किया बिल, ड्रॉ ने बिल, उसका अमाउंट कितना? तो 22,500 का, 22,500 का। ठीक है, तो यहाँ पे अनीता और यहाँ पे नीता, ए और एन लिख लेते हैं हम। और इसने है ना एक्सेप्ट करके भी, वो एक्सेप्ट करके भी दे दिया 4 महीने का, मतलब एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस गिवन। तो अब यहाँ पे है ना जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, तो ये तो पहले जर्नल एंट्री को लेके हमने डिस्कशन किया है, सेकंड जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। तो यहाँ पे है ना कभी भी है ना बिल रिसीवेबल, BR लिख रही हूँ मैं, B/R, तो बिल रिसीवेबल आएगा। सेलर के बुक में कभी भी बिल रिसीवेबल नाम आएगा और बायर के बुक में कभी भी बिल्स पेबल। तो 22,500 का बिल तैयार हुआ, ड्रॉ किया और अनीता के पास, अनीता ने नीता के पास भेजा। तो अनीता के पास, अनीता की बुक में ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, और बिल भी है ना सेम डे को, तो मतलब 8 मई को। तो यहाँ पे अनीता लिखेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल रिसीवेबल इसके लिए क्या है? एसेट है, इसके लिए करंट एसेट है। क्या है? करंट एसेट है। तो ये बिल रिसीवेबल मतलब ये एसेट है। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। डेबिट 22,500 का, टू यहाँ पर ये बिल किस पे ड्रॉ हुआ है? तो ये बिल हुआ है नीता पे। तो हमारा नीता है ना जो डेटर है वो डिक्रीज हो रहा है, नीता डेटर है, डिक्रीज हो रहा है, इतने अमाउंट का डेटर डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब सेल होता है तो हम डेटर करके रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे डेटर करके हमने 33,500 रिकॉर्ड हुआ था, तो अब उसमें से ना डेटर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको नीतास को, क्योंकि वो बिल एक्सेप्ट कर रही है। एक तरीके से एक एसेट क्या हो रहा है, ये करंट एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। डेटर भी एसेट होता है ना, करंट एसेट होता है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे नीतास अकाउंट को हमको फिर क्रेडिट करना है, तो 22,500 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ किया एंड एक्सेप्टेंस भी रिसीव हो गई, मतलब राजी हो गई। कौन राजी हो गई? नीता राजी हो गई कि भाई हाँ ठीक है, 22,500 का बिल मैं एक्सेप्ट करती हूँ 4 महीने का। ठीक है, अब इसकी बुक में क्या आएगा, नीता की बुक में? तो नीता अपनी बुक में लिखेगी 8 में। नीता कौन है? तो नीता ड्रॉई है। ड्रॉई मतलब बायर, बायर मतलब डेटर। ठीक है, डेटर तो इसके लिए होती है, अनीता के लिए। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी, यहाँ पे इसका है ना क्रेडिटर क्या हो रहा है, इसका क्रेडिटर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो बिल को एक्सेप्ट कर रही है। एक तरीके से उसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसको डेबिट करेगी, क्योंकि हम जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर है वो तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, मतलब हमारा बैलेंस डिक्रीज कर रहे हैं क्रेडिटर में से, टू बिल्स पेबल। तो और दूसरी तरफ से उसके लायबिलिटी, ये जो बिल्स पेबल है ये लायबिलिटी होती है, राइट? तो ये बिल्स पेबल उसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका एक तरीके से लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो बिल्स पेबल क्या है, ये लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है तो हमको उसे क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22,500, 22,500। उसके बाद में हमको क्या करना है नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है वो किसको लेकर है, तो वो हमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री है। अब यहाँ पे अनीता है और बैंक के बीच में रिलेशन बात हो रही है। अनीता बैंक को बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल भेज देती है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बैंक को दे देती है, बोलती भाई मेरे बिहाफ में आप कलेक्शन कर लेना ड्यू डेट पे और मैं आपको उसका चार्जेस पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी। तो हमको बिल पहले वो भेजती है, किसको, बैंक को भेजती है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, ये बिल है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन, ये भी है ना एसेट होता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये करंट एसेट होता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये अकाउंट जब तैयार होगा, डेटर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होल्डर होता है वो क्या करता है, करंट एसेट, यहाँ पे एक करंट एसेट से ये एक करंट एसेट हुआ और दूसरा ये बिल्स रिसीवेबल है, ये भी बिल्स रिसीवेबल है, ये भी करंट एसेट है क्योंकि इसी के खाते में आएगा ना, पैसा आने के बाद में तो इसी के खाते में आएगा। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अपने बैंक जिसमें उसका बैंक खाता है उसी को भेजेगी। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये भी करंट एसेट होता है, इसको भी हम करंट एसेट बोलते हैं, ये करंट एसेट होता है। और जो बिल रिसीवेबल है वो भी करंट एसेट है, वो भी करंट एसेट है। तो एक करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। हम बिल थमा दे रहे हैं बैंक के हाथ में, तो ये बिल जब बैंक के हाथ में थमा दे रहे हैं तो ये तो चला जाएगा क्रेडिट में, टू बिल्स रिसीवेबल करके हम लिख देंगे। और है ना बिल सेंट फॉर कलेक्शन दूसरा हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है अकाउंट ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट के हिसाब से इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमारी फ्रेम होगी, ये इमीडिएट पैसा थोड़ा ना मिलने वाला है, फ्यूचर में है ना बैंक जाके कलेक्ट करेगी तब इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 8 मई को यहाँ पर हमको डेट लिखनी है, 4th को भेजा, 4 अप्रैल को, नॉट 8 मई, डेट दी हुई है। तो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ, 4 अप्रैल को बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे हमको वही लिखना है कि बिल सेंट टू, बिल, इसके लिए सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, टू बैंक फॉर कलेक्शन। डिस्काउंटिंग बिल अलग बात होती है, बिल बेच देना होता है एक तरीके से। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे चार्जेस वाली बात नहीं, यहाँ पे खाली बिल भेजा है कलेक्शन के लिए। जब कलेक्ट करके हो जाएगा तब बैंक है ना चार्जेस लेगी, बैंक चार्जेस लेगी। यहाँ पर 22,500 नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इससे है ना बिल ने, यहाँ पे अनीता ने बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, बिल रिसीवेबल को। तो उससे कोई ड्रॉई को कुछ मतलब है क्या, अनीता को कोई लेना देना है क्या? तो यहाँ पर है ना ये जो थर्ड एंट्री हमने यहाँ पे पास की, इसके हिसाब से यहाँ पे कोई ही भी ट्रांजैक्शन नहीं आने वाला है, यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है हमको, यहाँ पे नो एंट्री रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे नो एंट्री रहने वाली है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन से इसको नीता को कोई मतलब नहीं है, ये तो ड्यू डेट को, इसको जो लेना देना करना है ड्यू डेट को करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमको कंडीशंस फुलफिल करनी है, तो कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे अभी हम फोर्थ एंट्री जरूर लिख रहे हैं, लेकिन ये ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट, ठीक है। ए ट्रांजेक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं कि बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस। तो इस केस में यहाँ पे ऑनर्ड की एंट्री में मतलब इसके बैंक खाते में अमाउंट आ जाएगा,
इसका बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस, मतलब एसेट हुआ वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। फिर बैंक चार्जेस, ये क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। बैंक चार्जेस है, बैंक ने चार्जेस लिया तो ये एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसीलिए हमको बैंक चार्जेस को डेबिट करना होगा। और बैंक अकाउंट होता है एसेट, करंट एसेट है ये, तो ये जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया। 2 यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमको लिखना होगा, क्योंकि वो अकाउंट अभी क्लोज हो जाएगा। वो जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमको यहाँ पे लिखना होगा, तो वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल सेंट फॉर, इसको हमको क्रेडिट करना है, सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब कितने का बिल था? तो 22,500। चार्जेस कितना लिया बैंक ने? तो 200 रुपये, यहाँ पे 200। तो बैंक कितना बैलेंस क्रेडिट करेगी? खाली 22,300। ऐसे हमको लिखना है। बैंक अपना चार्जेस डिडक्ट करके ही है ना खाते में, अकाउंट में पैसा है ना क्रेडिट करने वाली है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करके देने वाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन में बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो गया, ये ऑनर्ड की एंट्री है, एंड बैंक चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस पेड। अब इसकी बुक में, ड्रॉई की बुक में क्या आएगा? तो ड्रॉई की बुक में ए एंट्री, ए ट्रांजैक्शन को लेकर, मतलब ए जो कंडीशन दी है, तो इसमें यहाँ पे इसका ये हाथ से तो पैसा गया और बिल्स पेबल इसका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी है ना लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो बिल्स पेबल अकाउंट, मतलब ये कैंसिल हो गया, अभी पेबल अकाउंट डेबिट एडजस्ट हो गया ये टू। इसको क्या लिखना होगा? इसका जो इसने पेमेंट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, या कैश दिया हो चाहे उसने चेक दिया हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम 22,500, इसके बुक में इतना ही आएगा। वो चार्जेस से इसको कोई लेना देना नहीं, नीता को बैंक वाले चार्जेस से नीता को कोई लेना देना नहीं, नीता ने नहीं भेजा था कलेक्शन के लिए, राइट। तो नीता तो अपना 22,500 देके फ्री हो गई। यहाँ पे अनीता को 200 रुपया ना बैंक को कलेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, बैंक चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अनीता ने उसको बिल को भेजा था कलेक्शन करने के लिए, बैंक को भेजा था भाई तुम हमारे बिहाफ में कलेक्शन कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे बोला है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऑनर्ड की डेट नहीं डाली है, ऑनर्ड की डेट हमने कैलकुलेट नहीं की, वो डेट हमें कैलकुलेट करना जरूरी है, हमने डेट कैलकुलेट नहीं की। यहाँ पे कितने इसका मे का डेट, यहाँ पे ड्यू डेट कैलकुलेशन करेंगे हम, क्योंकि डेट तो हमको लिखनी पड़ेगी ना। ड्यू डेट कैलकुलेशन हमारा 4th हम वर्किंग नोट जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8th मई को, तो 8th मई से लेकर हमको मंथ्स में है तो इजी है, फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। 8th मई से लेके 8th जून तक एक महीना हुआ, 8th जून से लेकर 8th जुलाई तक कितना होगा? 2 महीने हो गए। 8th जुलाई से लेकर 8th अगस्त तक कितना महीना हो गया? जुलाई के बाद अगस्त होता है, 3 मंथ्स हो गया। फिर यहाँ पर जो आपको 4 महीने का बिल बोला है, 4 मंथ्स का, 8th मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, और अगस्त से लेकर सितंबर तक का यहाँ पे आना चाहिए, सितंबर तक का आना चाहिए। अगस्त टू, आपके जो टेक्स्ट बुक में है ना डेट गलत दी हुई है, अगस्त टू सितंबर, जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हुआ है उसमें ना जो डेट है ना वो गलत दी हुई है। तो यहाँ पे 4 महीने का बिल अगर 4 मंथ्स का बोला तो 4 महीना इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ है ना 8 सितंबर को 4 महीना हो गया, 8 सितंबर को 4 महीना पूरा हो जाता है। तो +3 डेज ग्रेस का करना है, +3 डेज ग्रेस, तो 8 + 3 कितना होता है? 11। तो 11th सितंबर,
11 सितंबर है ना, ड्यू डेट क्या आएगी 11 सितंबर, तो हमको 11 सितंबर ड्यू डेट लिखनी है, क्योंकि देखो मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे डेट का कैलकुलेशन देखो इजी है, जब डेज में नहीं होता है तो बहुत इजी है, डेज में होता है तो थोड़ा और ध्यान देना होता है आपको। तो यहाँ पर हमको लिखना है, और मैं फिर से रिपीट करूँ, टेक्स्ट बुक में ये है ना रॉन्ग डेट दे दी है, 4 महीना दिया है तो फिर सितंबर तक आएगा यहाँ पर, तो 11 सितंबर का यहाँ पे भी हम डेट लिख देंगे 11 सितंबर। अभी नेक्स्ट अगर कंडीशन बोली है, नेक्स्ट कंडीशन में अगर मान लीजिए बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो मतलब 11 सितंबर को ड्यू डेट को 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलने के बाद में पता चला बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आएगी, तो यहाँ पर ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड की एंट्री। तो आपको यहाँ से क्या करना है, दोनों तरीके मैं आपको सिखा देती हूँ, कैंसलेशन के हिसाब से भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल रिसीवेबल टू नीता एक ट्रांजैक्शन ये है बिल रिसीवेबल को लेके, दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है। अब मुझे इसको उठा के ना वर्किंग नोट के यहाँ लेके जाने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ का यहाँ बता सकती हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे ये आपका जो बिल रिसीवेबल है वो डेबिट में, तो मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया विद दिस क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल को लेके, तो ये है ना BR आपका कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाता है। अब बचा क्या, तो यहाँ पे बचा नीता और यहाँ पे बचा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा आपको एंट्री को रिवर्स कर देना है, आपको यहाँ पे एंट्री को हम यहाँ पे जब कैंसिलेशन की हमारी एंट्री आएगी, यहाँ पे ये जो है ये डेबिट में है और यहाँ पे ये क्रेडिट में है नीता, तो नीता को कर दो डेबिट, क्योंकि हमको हमारा डेटर इंक्रीज करना है, हमको हमारा डेटर इंक्रीज करना है, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया तो ये हमारी डेटर है, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो हम नीता को कर देंगे डेबिट और हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीतास अकाउंट डेबिट। हाँ, यहाँ पे हमको एज्यूम करने बोला है कि मान लीजिए बिल है ना ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अकाउंट, तो अमाउंट कितना आएगा 22,500। नरेशन में क्या आएगा, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, क्योंकि आपका ये करंट एसेट डिक्रीज हो गया, ये करंट एसेट बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला करंट एसेट डिक्रीज हो गया और नीता वाला इंक्रीज हो गया, मतलब नीता डेटर है इसलिए वो इंक्रीज हो गया डिसऑनर्ड, क्योंकि पैसा तो वसूल होगा, नीता से ही वसूल होगा, इसीलिए नीता को डेबिट कर दिया, वसूली नीता से ही होने वाली है। नीता अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी, तो 11 यहाँ पे 11 सितंबर को, यहाँ पे हमने नरेशन नहीं लिखा, ऊपर की एंट्री में हमको नरेशन लिखना है, यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं, बिंग एक्सेप्टेंस honored on due date। यहाँ पे डिसऑनर्ड वाले केस में क्या, आप खाली एक एंट्री देखो, अनीतास टू बिल्स पेबल एंट्री थी, तो मतलब अब है ना इसने है ना पेमेंट, इसका जो है ना बिल्स पेबल है वो तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये बिल क्या हो गया, ये है ना बिल है ना इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसने पेमेंट तो किया नहीं, तो मतलब ये वाली लायबिलिटी जो है इसकी बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी वो तो हो गई डिक्रीज, और ये जो अनीता है वो इसके लिए क्रेडिटर है, तो उसका क्रेडिटर हो गया इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है मतलब बिल्स पेबल डिक्रीज हो गया तो उसको डेबिट में लिखेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, इसी को जब भी कैंसलेशन की एंट्री मतलब इसकी डिसऑनर्ड की एंट्री होती है तो आप रिवर्स लिख दो, ड्रॉवर की बुक में खाली आपको क्या करना है,
जो उसके रिलेटेड बिल्स पेबल वाली जो एंट्री होगी उसको उल्टा कर देना है। बिल्स पेबल को डेबिट में कर दिया और जो क्रेडिटर है उस बंदे को हमने क्रेडिट में कर दिया। तो आप कोई भी तरीके से अपने माइंड में रूल के हिसाब से सीखेंगे बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ आपको ट्रिकी वे भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है तो आप फिर है ना उस ट्रिकी वे में भी कर सकते हो ना। इसीलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट समय के साथ रूल के हिसाब से तो आने ही लगेगा आपको, नो डाउट। टू अनीतास अकाउंट अमाउंट क्या होगा तो 22,500, यहाँ पे भी होगा 22,500। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। Dishonored on the due date। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट आपको दूसरा थर्ड कंडीशन जो दिया है, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और उसके साथ साथ नोटिंग चार्जेस की बात कर दी। तो ये वाली जो एंट्री है ना, इसी में आपको नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर देने हैं। नोटिंग चार्जेस इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। तो यहाँ पे टेम्पररीली क्या किया, बैंक ने पेमेंट किया है, क्योंकि बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए गया हुआ था। क्योंकि बैंक कलेक्शन वाली है तो उसमें नोटिंग चार्जेस की एंट्री आप कैसे डालोगे, कि नीता का अकाउंट तो आप डेबिट करना ही है, क्योंकि डेटर तो इंक्रीज हुआ नो डाउट इसमें, लेकिन अमाउंट हमको नोटिंग चार्जेस वाला भी ऐड मानना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स एंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन अकाउंट अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे अमाउंट 22,500 टू, यहाँ पे कैश और बैंक, या तो रोकड़ा दिया बैंक ने या बैंक बैलेंस का इसका डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे कितना 150 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा, तो 22,650 यहाँ पे अमाउंट आएगा। नीता से ही वसूली होगी, क्योंकि नीता के कारण ही एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, राइट। तो बिंग पेनल्टी हो गई ना एक तरीके से, उसको ही भरना पड़ेगा भाई। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब इसके लिए सी वाला, ये बी ट्रांजैक्शन था, ये सी वाले में, सी कंडीशन में ये क्या करेगी, ये बिल्स पेबल तो डेबिट करना ही है, क्योंकि ये इसकी लायबिलिटी हो गई डिक्रीज। बिल पेबल तो कैंसिल हो गया ना, इसीलिए ये हो गई डिक्रीज। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 22,500 का। उसके साथ साथ इसको नोटिंग चार्जेस देना पड़ रहा है, इसके लिए एक्सपेंसेस हो गया। नोटिंग चार्जेस नीता के लिए, नीता को ही देना पड़ेगा, तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंसेस है तो उसे डेबिट करना है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 150 रुपीज टू, नाम किसका आएगा, इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, अनीता क्रेडिटर है। क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट करना होता है, क्योंकि क्रेडिटर वाला जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमको क्रेडिट करना होता है। यहाँ पर हम 22,650। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑनर्ड हो गई। एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड इसने पे नहीं किया नोटिंग चार्जेस, अभी ये पे करेगी। नोटिंग चार्जेस पेएबल, इसीलिए हम पेएबल लिखते हैं, फ्यूचर डेट पे करेगी, अभी ये वसूली इसी से होगी, पेएबल। इस तरीके से आपको करना है। तो आप याद रखो कि आप है ना टेक्स्ट बुक का अगर इलस्ट्रेशन खोल रहे हो तो वहां पे डेट है ना, उसमें आपको 11 सितंबर कर लेना है, क्योंकि देखो आपको 4 मंथ्स बोला है, तो 4 मंथ्स तो आपका यहाँ पे जो दिया है वो मई मंथ दिया है, राइट। और ऊपर वहां पे सारी डेट है ना गड़बड़ करके रखी है, मई मंथ दिया हुआ है और 4 अप्रैल, ओके, मई
अप्रैल मई, ओके। इसको यहाँ पे आपको यहीं से करेक्शन, एक्चुअली हमको मार्च मंथ करना था, ये मार्च किया तो मार्च के बाद यहाँ पे मार्च, मई के बाद यहाँ पे फिर 4 जून आना चाहिए। यहाँ पे भी फिर जून कर लो, अगर हम है ना मई मंथ ले रहे हैं तो हम जून करेंगे, क्योंकि वहां पे पूरी गड़बड़ करके रखी है। यहाँ पे हम फिर जून कर लेते हैं, 4 जून की बात है, फिर समझ लो 4 जून को यहाँ पे जून कर लेते हैं हम, क्योंकि वहां क्या कर दिया कि पूरा का पूरा है ना आगे पीछे डेट कर दिया है। क्वेश्चन में है ना दिया हुआ है मई मंथ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मई मंथ दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मई, और यहाँ पे आके फिर अप्रैल मंथ की बात आ जाती है। तो अप्रैल नहीं, इसको आपको या तो है ना इसको क्या कर देना है, इसको फिर जून कर लेना है, क्योंकि मई के बाद में जून मंथ आता है। नहीं तो फिर क्या करो, इसको मार्च करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली है ना फिर आपको डेट है ना यहाँ पे, अगर इसको मार्च बना लेते हैं तो फिर ये सारे डेट्स बराबर है, इसको मार्च महीना बना लेते हैं तो ठीक है। तो ये छोटा सा जरा सा रेक्टिफिकेशन आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जून कर लिया, तो मैंने मई मंथ के हिसाब से ले लिया है। अगर आप मार्च महीने के हिसाब से जाते हो तो क्वेश्चन में फिर आप मार्च मंथ कर लो, क्वेश्चन के यहाँ पे आप फिर कैंसिल करके यहाँ पे मार्च लिख लेना है, ठीक है आपको। तो इस तरीके से इस वीडियो में ये वाला जो हमारा सम इलस्ट्रेशन है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में है ना रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके एक्सप्लेनेशन, और फिर हमको इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट कर देना है जो आगे दिए हुए हैं। और जल्दी ही फिर मैं है ना इशू ऑफ शेयर्स का भी स्टार्ट करूंगी, लेकिन पहले आपका ये थोड़ा हो जाए। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, मीन्स हमको इशू ऑफ शेयर्स भी चाहिए, तो लेट्स सी थोड़ा सा ये कवर अप होता है, होते होते फिर साथ में पैरेलल फिर वो भी स्टार्ट कर देती हूँ, तो क्योंकि उसमें भी जर्नल एंट्रीज ही है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।